नाक़िब निसार साहब की ऑडियो लीक है जो मेरे पास महफूज है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए, क्यों भागे? फिर पूछा तो जाए। मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। सर अभी तो इतना नहीं हो सकेगी। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको लग रहा है जो मैंने बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। वो वैसे ही 30 बार कहाँ है, भाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना पूरा कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और बाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी के मुताबिक ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आने वाला हफ्ता भी मुल्क में सियासी लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पिछले हफ्ते भी कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई, पर्टिकुलरली जो एक तनाव की कैफियत नज़र आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदलिया और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान। और इस वाले से आपने देखा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया और शोकाज भी हो गया था फैसल वार्ड और मुस्तफ़ा कमाल को। लेकिन अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? सिर्फ ये तनाव जो है इस वक्त मल्टीपल हम देख रहे हैं कि जगहों पे नज़र आ रहा है। एक जुडिशरी का और इस्टेब्लिशमेंट का नज़र आ रहा है तनाव, फिर वफाकी हुकूमत का केपी हुकूमत के साथ तनाव नज़र आ रहा है, केपी के अंदर भी केपी हुकूमत और वहाँ पर गवर्नर के दरमियान एक तनाव देखने में मिल रहा है। ऐसे में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? और बात करें जहाँ तक मुल्क के आगे बढ़ने की बात करें तो उसमें भी तहरीक इंसाफ अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है कि मुज़ाकरात करने हैं तो किससे करने हैं, हुकूमत से करने हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। इस वजह से चीज़ें भी वाज़ेह नहीं हो पाई। तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम कैसे आएगा और क्या अब वही रूट अडॉप्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से कि पहले मुल्क पे मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए, मुआशी इस्तेहकाम आ गया तो सियासी इस्तेहकाम हो दिया आ जाएगा। खान साहब ने भी कुछ ख़त वगैरह लिख रहे हैं आर्मी चीफ को और कुछ बड़ी अहम चीज़ें इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही हैं। तहरीक इंसाफ को एक्सपेक्टेशन खान साहब कीजिए, PTI की जनाब के जिस तरह से कश्मीर के अंदर लोग निकले थे, बजट के बाद पूरे मुल्क में लोग उसी तरह से निकलेंगे और एक माहौल बन जाएगा पूरे मुल्क के अंदर के जहाँ हुकूमत जो है उसे घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? ये रियलिस्टिक है तहरीक इंसाफ की जो एक्सपेक्टेशन है, कैलकुलेशन है? बात करेंगे, इस पर तजज़िया शामिल करेंगे। पहले सेगमेंट में मोहम्मद मालिक साहब का और सुंदेक साहब का बहुत शुक्रिया, दोनों ही पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। मालिक साहब ये बताएं कि जो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, जो PTI कैलकुलेट करके बैठी हुई है कि एक तरफ जुडिशरी की भी एक महाजराई शुरू हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह कश्मीर के अंदर लोग निकले थे, बजट के बाद पूरे पाकिस्तान में लोग इसी तरह से निकल आएंगे, एक माहौल बन जाएगा और हमारे जो भी मामला है वो सीधे हो जाएंगे और गवर्नमेंट जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। लग रहा है आपको ऐसा माहौल बनता हुआ मुल्क के अंदर जो PTI कैलकुलेट करके बैठी हुई है कि वो इसी वजह से वो कॉन्फिडेंट है, हमने बातचीत भी नहीं करनी क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जानी है? समझ, मैं आपके इब्तदाई का आखिरी जुमला पहले उसका जवाब दूंगा जहाँ आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने फैसला करना है कि उसने किससे बात करनी है। मेरा ख्याल है ये फैसला तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट का है कि क्या उन्होंने तहरीक इंसाफ से बात करनी है या नहीं करनी। और जो हालात हैं उसमें तो बड़ा क्लियर है कि उन्होंने नहीं करनी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है KP के अंदर। जो आपने बड़े ही सख्त बयान था और बड़ा जान के इंटाइसिंग बयान था कि एक रिएक्शन आए वफाक की तरफ से। मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कि प्लान्ड हो या मैं ज़्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ, हो सकता है कि वो चाह रहे हों कि गवर्नर रूल लगाएं, रिएक्ट करे सेंटर और गवर्नर रूल लगाए KP के अंदर कि ठीक है यार, इनको एक सबक सिखाओ, अमीन गंडापुर को और इनकी टीम को, इनके दिमाग खराब हुए हैं व्हाटएवर। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती होगी। इनको इस तक वफाक को KP के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए और भले ये वॉर ऑफ वर्ड्स चलती रहे लेकिन ये वर्ड्स एक्शंस में ट्रांसलेट नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गया तो देन ये दे विल प्ले इनटू देयर हैंड्स। ये बात इस अंदाजे से मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि जिस तरह कश्मीर में इन्होंने गंद मारा है। देखें, पहले एक मसला चल रहा था साल से, आपका अपना ताल्लुक आजाद कश्मीर से, एक मसला साल से चल रहा था जिसमें लेजिटिमेट पार्टीज वही इश्यूज एजिटेट कर रही थी। इन्होंने ठंड प्रोग्राम किया और फिर वही इश्यूज दूसरे ग्रुप्स ने हाईजैक कर लिया। TLP ने बंदे मारे, उनको आपने किराए दे के घरों को भेज दिया। कश्मीर में आपने पुलिस ऑफिसर मारे, सब कुछ किया, उनको आपने पैसे दे दिए,
आपने ये रीत सेट कर दी इस मुल्क में, आओ जत्था लेके आओ, बंदे मारो, अपना मुतालबे मंजूर करवाओ, फिर सारे कहें वाह 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 और अपने आप को शाबाश दो। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ रियासत को जलाने की, रियासत को मारने की, ठीक है ना। इसलिए ये अजीब माहौल बन गया हुआ है इनकॉम्पिटेंस का। और अगर इन्होंने केपी में छेड़ा, केपी इनसे नहीं संभालना, इनसे तो आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद नहीं संभला तो केपी संभालेंगे, छोड़ें आप इनकी बात को। अब इशू रह गया जुडिशरी वाला। ये ही सेट सी सेट का मुल्क बन गया, तबाही इकोनॉमिकली हुई हुई है, उन पॉलिसी पे बात होनी चाहिए। हम इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं जैसे पता नहीं सब नॉर्मल चीजें और क्या हो रहा है, इस कोई सीरियस नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है। ठीक हो गया। इसी पे मर साहब इसी पे जरा बेग साहब को कमेंट भी ले लूं, फिर मैंने जरा एक और अहम मामला उसकी तरफ भी आना है। सही, मैं जरा बेग साहब का कमेंट भी इस पे ले लूं। बेग साहब, ये जो माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर, एक मूवमेंट पीटीआई ने शुरू कर दी हुई है मुल्क के अंदर, लेकिन वो जलसे अभी तक नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि कोर्ट इजाज़त देगी तो हम जलसे करेंगे, वरना हम जलसे भी नहीं करेंगे। और दूसरा, अब जो कैलकुलेशन है पीटीआई की, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात के बारे से भी। खान साहब कहते हैं मैंने मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत के साथ। मुज़ाकरात कौन से होंगे? जिनके पास पावर है, जिनके पास पावर है वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात नहीं करने, जाके आप पोलिटिकल गवर्नमेंट के साथ आप जाके मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात वाली बात तो फिलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। दूसरा सर, जो तहरीक की बात है, तहरीक में भी अब वो एक्सपेक्ट चेक कर रहे हैं, कैलकुलेट चेक करके बैठे हुए कि बजट के बाद मुल्क में एक बड़े पैमाने पर लोग निकल आएंगे बाहर, महंगाई से तंग आकर, जिस तरह से कश्मीर के अंदर निकले थे, और ये सारा निज़ाम उसमें बह जाएगा। तो लग रहा है आपको ऐसी कुछ चीज़ें आने वाले एक महीने 1.5 महीने में होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर? बहुत शुक्रिया समर। बेसिकली तो महंगाई का तो मुसलसल कम हो रही है, कुछ बेहतरी आई है काफ़ी चीज़ों में, कमोडिटीज़ में, लेकिन जो जिस तरफ आपका इशारा है वो तहरीक नहीं है, वो एक किस्म की सिविल वॉर होगी अगर आप इस तरीके से रियासती इदारों को या रियासत को अंडर प्रेशर लाने की आपने कोशिश की। सेकंड चीज़ ये कि इस वक्त और बहुत अरसे से, मतलब शुरू से ही लगा ले, इस मुल्क का कोई मालिक नहीं है, ये लवारस मुल्क है। जो चेयर पे बैठता है उस बेचारे की इतनी अहमियत और औकात नहीं होती कि वो दूररस नताइज देख कर इस मुल्क के फैसले करे, और फैसले करने वालों में इतनी सोच नहीं है कि इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा और आवाम और मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है और नेशन बिल्डिंग कैसे करनी है। हमने डिस्ट्रॉय कर दिया इस मुल्क को, टाइम ज़ाया किया, और आज भी हालात में आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपके शायद आपको अंदाजा नहीं कि अगर ये तहरीक चली तो उसका अंजाम क्या होगा। तो मकसद ये है कि लावारिस चीज़ों का यही हाल होता है जो इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान का हुआ है। और आगे मुझे तो बड़ा खदशा है कि हालात नहीं संभलेंगे, क्योंकि 2-3 अदारों में टकराव इस हद तक बढ़ गया है, और मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इस मुल्क के खिलाफ, और ये न्यूक्लियर स्टेट था वो हमें कॉस्ट कर गया, और कोई शख्स सीरियस नहीं है। जो ओहदों पे बैठे हैं उन्होंने ओहदों की इतनी बेतौकीरी की है कि उन ओहदों की अहमियत खत्म हो गई। और ये अभी आप ही कह रहे थे कि माशी हालात ठीक हो जाए तो पॉलिटिकल ठीक हो जाएंगे, नहीं, वाइस वर्सा है। अगर पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होंगे तो मईशत कभी ठीक नहीं होगी, कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। बेग साहब, वो एक सोच है कुछ, यानी कि रियासत की जनाब के अगर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया, हालात ठीक हो गए, लोगों में खुशहाली अगर आ गई, तो ये सियासी शोर शराबा खत्म हो जाना अगले साल 1.5 साल में। वो कैसे होगा समर? बेसिकली तो आपने इलेक्शन इसलिए करवाए थे कि जो इलेक्शन के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जिससे आपके जो लोकल बिजनेसमैन और फॉरेन इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होता है। तो नेचुरली इलेक्शन के बाद अफरा तफरी बढ़ गई है, और पहले तो एक पार्टी नहीं खड़ी हो रही थी, अब उस पे अदलिया भी आ गई है। अदलिया ने जो कुछ किया या उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, दोनों फरीकैन को सोचना चाहिए कि गलती कहाँ पे। ना तो अदलिया के ऐसे फैसले हैं कि मैं जाके कल अदलिया के गले में हाथ डालूंगा, आपने बहुत आला फैसले, तो दोनों तरफ से गलतियां हैं। और अभी हमारे पास कोई ऐसा अदारा या शख्स मौजूद नहीं है जो सबको बैठा के कोई ऐसा वे आउट निकाल ले कि जिससे ये मुल्क आगे चले, लेकिन वैसे हालात आने वाले दिनों में खराब ही होंगे। वैसे एक्सपेक्टेशन तो मालिक साहब थी कि आसिफ अली जरदारी आ गए प्रेसिडेंसी के अंदर, तो वो मुफाहमत के बड़े चैंपियन है जनाब, तो वो एक मुफाहमत करवा देंगे, ये जो मुल्क के अंदर एक सियासी अफरा तफरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी बस चंद 1-2 बयानात की हद तक ही मामला रहा है, कुछ सीरियस एफर्ट उनकी तरफ से भी होती हुई नजर नहीं आई।
मुफाहमत के लिए कम से कम एक पार्टी की तो ख्वाहिश होनी चाहिए ना, ये हो नहीं सकता। और ये जो आपने इकोनॉमिक बात की ना 1.5 साल में, अगर 1.5 साल में सिर्फ डायरेक्शन ही नजर आ जाए ना कि ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो शुक्र कीजिएगा, जाके उम्रा करके आइएगा इस खुशी में कि जी डायरेक्शन नजर आनी शुरू होगी। मसले तो अभी आपके 5-7 साल हल नहीं होने, जो बड़ी सीधी सी बात है। जिस मुल्क की सीरियसनेस का हाल ये देखें कि जिस हस्ती को आपने फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, उस जिदबाजी में आप उनको डिप्टी वजीर आजम बनाना पड़ गया। जिनको आपने फाइनेंस में डायरेक्टली नहीं आने दिया, वो इनडायरेक्टली फाइनेंस की सारी मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी चाइना में भी बातचीत करके आ रहे हैं। इस तरह 25 करोड़ का मुल्क नहीं चलता। आप दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। यू आर अ न्यूक्लियर पार्ट कंट्री। आपने ऐसी मस्खा खेज गवर्नेंस कहीं देखी है? आपने क्या किसी दूसरी दुनिया में, सिविलाइज वर्ल्ड में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बयानात सुनते देखें? जब 6 जजेस ने यहाँ पे इतना सीरियस एलिगेशन लगाया, उनको क्या सपोर्ट मिली थी सुप्रीम कोर्ट से? कोई सपोर्ट उस तरह नहीं मिली थी जितना मिलनी चाहिए थी। ये तो मीडिया में और सबने शो डाला, चीजें होंगी। और ये बेग साहब की बात ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो शख्सियात हैं वो इदारों की तरह बिहेव करती हैं, और जो इदारे हैं वो शख्सियात की तरह इंफरादी तौर पर रिएक्ट करते हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलते। मुल्क चलते हैं जब टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए सिचुएशंस पे रिस्पॉन्ड करें, हर बात पे रिएक्ट ना करें। यहाँ रिएक्शन हो रहा है। मुझे तो यकीन मानिए पहली बार, मैं ये फैशन बन गया लेकिन मैं बड़ा आई एम वेरी केयरफुल व्हेन आई से दैट, मुझे पहली बार पूरा जमहूरी निज़ाम अब खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि जब एक एब्सोल्यूट केओस, हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं। यू हैव अ परफेक्ट जुडिशियल स्टॉर्म, यू हैव अ परफेक्ट फाइनेंशियल स्टॉर्म, you have a perfect administrative storm, and you have a perfect breakdown of law and order. यार ये एक परफेक्ट chaos की रेसिपी बन गई हुई है। खौफ आता है अगर आप इसको सीरियसली बैठ कर एनालाइज करें। आप फाइनेंसेस देखें, आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखें, आपकी नींद उड़ जाती है। और यहाँ गवर्नमेंट का हाल क्या देखें, वो नए डिपार्टमेंट्स बना रही है। और भाई पहलों की तनख्वाहें आप कर्जों से लेके दे रहे हो, आप उसमें फर्दर उनसे जब बात करो, और यार ये तो थोड़े से करोड़ों का मसला है, जेबों दे दो, अपने से दे दो थोड़े से करोड़ एंड ऑल दैट। नो बट आई डोंट नो कि यार इकोनॉमी इस तरह नहीं चल सकती। समझ, दिस इज नॉट अ जोक, वी लिव इन अ वेरी सीरियस वर्ल्ड। ये एक मजाक की तरह गवर्नमेंट चल रही है, मजाक की तरह हर की बिहेव कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे भी चाचे मामले का भी 5 मरले के प्लॉट पर झगड़ा चल रहा है। यू आर टॉकिंग अबाउट अ सीरियस कंट्री। खौफ आता है आपको। एक चीज़ और भी है जो अभी मियाँ साहब 28 को बनने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट, उस पर बड़ी एक्सपेक्टेशन नून लीग लगाई बैठी भाई कि मियाँ साहब शायद कोई इनिशिएट करे चीज़ों को। तो बेग साहब लग रहा है ऐसा कि मियाँ नवाज शरीफ के इंतजार हो रहा है कि वो बन जाएं पार्टी प्रेसिडेंट, तो फिर वो चीज़ें इनिशिएट करेंगे, मुफाहमत को लेकर भी, बाकी चीज़ों को लेकर भी वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। हो पाएगा ऐसा कुछ या मुश्किल? आप वो पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है अब। देखें, वो मुस्लिम लीग नून के सदर बने या ना बने उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात कहीं और चली गई हुई है और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि अवॉइड करें। हेड ऑन कोलूजन जो है उसका नुकसान दोनों को होता है और मुल्क को भी होगा। यहाँ पे जो हालात हैं वो इस नहज पे पहुंच गए हुए हैं कि किसी ने पीछे नहीं हटना। आप उनको इस नहज पे ले आएंगे कि वो अपना सब्र और जो वो रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं वो खत्म हो जाए, तो उससे भी मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो लिहाजा सेंस परवेल करनी चाहिए कि आपने जिस ओहदों पे आप बैठे हैं, और आई बिलीव कि दे डोंट डिजर्व कि उन ओहदों पे बैठे, इनकी चॉइस और इनकी सिलेक्शन ही गलत है। कोर्ट ऑफ लॉ में तो प्रूफ के बगैर तो कोई चीज होती नहीं है। और अब ये जिस तरीके से खान को उसकी अपीयरेंस हो रही है, जिस तरीके से उसकी बेल्स हो रही है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। किस 25 साल या 10 साल वाले वो सजाएं जिस तरीके से हुई है वो भी तो अनप्रेसिडेंटेड था ना सर। सजाएं भी तो गैर मामूली अंदाज में हुई है ना सर, कि वो 14 घंटे का ट्रायल चला के। मैंने तो नहीं दी ना। हाँ। समझ साहब, आपने और मैंने तो नहीं दी। बताइए किसके कहने पे दी है? और ये सजाएं पहली दफा किसी पॉलिटिकल आदमी को मिली हैं। और पहले भी जो भुट्टो फांसी लग गया, बाकी उतर गए। माल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मालिक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मालिक साहब। ये छोड़ दें, मुल्क मजाक बन गया सीरियसली। बाबर सत्तार आप जितना मर्जी झगड़ा कर लें, क्या उसकी इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन है? नहीं है। क्या उसके प्रोग्रेसिव लिबरल होने पे कोई सवाल है? नहीं है। जब आपके इस तरह के जजेस को ख्वार किया जाए तो फिर आपके पास जजेस की जो लॉट होगी ना वो चेंबर्स वाली, फिर वही होगी।
फिर पढ़े लिखे लोग देख लें, मिफ्ता देख लें, मोहम्मद जुबैर देख लें, असद उमर देख लें, ये सारे सियासत से निकल गए और जिसका के लोग सियासत में बच रहे हैं वो भी आपके सामने। अनफॉर्चुनेटली हो यही रहा है कि इस मुल्क में जो कोई दलील करे उसको जलील करो, जो कोई बदमाशी करे उसको रिवॉर्ड करो। ये पूरा इक्वेशन खराब हो गया और हर बारी जब इलेक्शन होते हैं ना, बेग साहब ठीक कह रहे थे कि हर इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी। हर इलेक्शन के बाद एक आदमी आपको खुश जरूर मिलता है, चाहे वो जारी भी जीता हो, वो उस मुल्क का वजीर आजम होता है। ये पहली बार है कि जो इस मुल्क के पावरफुल तरीन लोग हैं वो दुखी हैं। मैं बताता हूँ कौन कैसे दुखी। नवाज शरीफ साहब दुखी हैं क्योंकि चौथी बारी वजीर आजम नहीं बन सके। शहबाज साहब वजीर आजम बन के दुखी हैं क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, उनको उनके समझी को डिप्टी वजीर आजम बनाना पड़ा। चीफ जस्टिस साहब दुखी हैं क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रही थी, टेनर हो रही थी, वो उनको नहीं मिल रही। तो भाई जब सारे पावर ब्रोकर्स दुखी हों, जब हर चीज निजाम उल्टा हो, मुल्क कहां से सुखी होना है यार। तो सर फिर आगे का रास्ता है कोई मालिक साहब इस सारे क्योस में से? ये तो आप जो बता रहे हैं ये रेसिपी ऑफ क्योस है सारी, तो आगे निकलने का रास्ता है? कोई बेहतरी की कोई उम्मीद या कोई रास्ता नजर आ रहा है सर? एक रास्ता है, अगर तो पाकिस्तान का सोच के दो कदम पीछे हट के कोई फैसला होगा को नहीं होगा, वरना हम एक टोटल कोलिजन की तरफ जा रहे हैं और टोटल कोलिजन के बाद हर किसी का नुकसान होता है और पहली कैजुअल्टी जो होगी वो आपकी ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपका होगा, ये पहली कैजुअल्टी होगी। तो मालिक साहब ये फिर सिस्टम जो फेलियर की बात हो रही है, तो क्या ये वो टेक्नोक्रेट्स की अब बड़े अरसे से हम बात सुन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये केयर टेकर सेटअप के दौरान इसकी काफ़ी ज़्यादा वो पजीराई भी हुई भाई कि बड़ा कामयाब रहा ये मॉडल पाकिस्तान के अंदर, तो हम फिर दोबारा उसकी तरफ तो नहीं जा रहे कहीं? खबर आप केओस के बाद आप केओस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नया स्ट्रक्चर क्या हो। आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं है ये, बिकॉज ये केओस बाय डिजाइन नहीं है, ये केओस बाय डिजायर है। बिकॉज हर बंदे का जो 4 लोग सबसे बड़े हैं, सबके ईगो इस मुल्क से बड़े हैं, सबके ईगो उनके ऑफिस से बड़े हैं। और मैं चारों ऑफिस पहले आपको मेंशन कर चुका हूँ। चारों ऑफिस जो इस वक्त जो 4 लोग हैं उन सब के ईगो अना इस मुल्क से बड़ी है। उनकी अपनी जात का जो ख्याल है मेरे नजदीक वो अपनी इस मुल्क के मुस्तकबिल से बड़ा है और ये एक बड़ा ही खतरनाक कम्बिनेशन है। मोहसिन भाई साहब आपको कोई आगे वे फॉरवर्ड नजर आ रहा है, वे आउट इस सारे क्योस में से निकलने का? सर मैं बेसिकली मैं पॉजिटिव ज़हन रखता हूँ और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा कि अच्छे हालात आ सकते हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं पहली बार मायूस हूँ और मेरी मायूसी दिन ब दिन बढ़ भी रही है और मेरी बातों से भी नजर आता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में ये लेके जा, पहले तो हम डायरेक्शन लेस हैं और ये जब डायरेक्शन लेस हो तो फिर जो है ना कश्ती जो है वो खुद ही ट्रेवल करती है और एंड ऑफ द डे वो किसी भवन में फंस जाती है। वहां हम अगर इन्होंने सेंस प्रवेल ना किया, कुछ सोचा नहीं, इस क्राइसिस से ये मुल्क नहीं निकल सकेगा। और जब हालात खराब होते हैं, अगली बात तो आप छोड़ दें, कौन रहेगा, क्या होगा। यहाँ हर शख्स, आपने इतना एमुनिशन पब्लिक के पास है, ये कोई आजाद कश्मीर वाला हाल नहीं है। यहाँ तो हर शख्स के पास असला इतना ज्यादा है। रोड पे एक्सीडेंट है 4 क्लैशन तोहफे निकाल लेते हैं वो लोग। तो मकसद ये है कि इसको आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर अदलिया ने अपनी पावर मनवानी है और वो समझते हैं कि हम आजादी लेंगे और हम अपनी तरह से इस मुल्क को चलाएंगे, नहीं, ये आपका काम नहीं है। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस जबान थे क्या करके गए, क्या फैसले दिए, और ये जो हाई कोर्ट ने फैसले दिए हैं, ये फैसले यहाँ तो फिर लॉ सबके लिए आप करें, हर शख्स को इसी तरह इंसाफ मिले, तो हमें कोई एतराज नहीं है। पिक एंड चूज करके अगर आप इंसाफ देंगे वो हमें मंजूर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उनको तो देखें, ये जो हमारी रियासत है ये उनके जरिए जो जितने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं, वो पुलिस है, रेंजर्स है, फौज, ये हैं हुकूमत के नुमाइंदे, जो रियासत के नुमाइंदे जो अपनी अथॉरिटी और रेट स्टैब्लिश करते हैं रियासत की। अगर आपने उन्हीं पे अटैक किया, हाँ समझता हूँ उनकी उन्होंने बहुत कुछ किया होगा और हिस्ट्री हमारी बताती है कि उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन इस तरह आप उनको अंडर प्रेशर लाएं। 9 मई हुआ, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सजाएं देनी थी, आपने स्टे दे दिया। जितने मफरूर थे, इश्तिहारी थे मुकदमों में, सारे छुप के आए। इसी अदलिया ने उनको परमिशन दी इलेक्शन लड़ने की, वो सारे जीत के आके वहां बैठ गए। अब वो उनको एक किस्म का मुंह चढ़ा रहे हैं कि आए
9 मई किधर गई? वो कहते 9 मई तो आपने खुद की थी, हमने तो की नहीं। तो मकसद ये तो टोटल जो है वो आप एक ऐसी कन्फ्रंटेशन में चले गए हैं। अब देखें कौन साबित करेगा उन्होंने की, आपके भी सबको पता है आप लोगों ने की है। आप जुडिशरी ने आपको बेल आउट किया है, बार बार बेलें दी हैं, ट्रायल नहीं होने दिए। तो ऐसी सूरत में सबको जरा ठंडे दिल से इस 25-26 करोड़ लोगों का और इस मुल्क का कुछ सोच ले। ये एक दफा डी ट्रैक हो गया सिस्टम वैसे भी फेलियर है, लेकिन अगर आप इस दायरे से निकले फिर दायरे में आने बड़ा मुश्किल होगा। इस दायरे 10-12 साल का मिनिमम सर वो पीरियड होता है। अल्लाह ना करे ऐसी कोई हालात पैदा हो। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब आपका और मोहम्मद मालिक साहब आपका ज्वाइन किया अपना तजिया अपने यह प्रोग्राम में। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है और उनके पास टैकल करने की स्ट्रेटजी क्या है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि एक टकराव की कैफियत जो है मुल्क के अंदर अहम इदारों के दरमियान नज़र आ रही है, हुकूमत के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के दरमियान नज़र आ रही है। ऐसे में निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा, हुकूमत किस तरह से इस सूरत हाल से मुल्क को निकालेगी, बात करेंगे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताएं इस वक्त वफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो एग्जेक्टिव के जो आर्म्स हैं, मसलन जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है वो और जुडिशरी हमें आपस में एक टकराव की कैफियत में उनकी नज़र आ रही है। तनाव काफ़ी बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते हमने जो देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही एग्जेक्टिव की तरफ से और उस तरफ जुडिशरी की अगर आप देखें कैफियत तो वहाँ से भी शोकाज आए, भरपूर जवाब दिया गया वहाँ से भी। तो ये सब जो तसादम है, ये जो टकराव है, ये मामला आपको ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है और गवर्नमेंट इसे कैसे कंट्रोल करेगी? देखिए, ये जमहूरी जो माशरे होते हैं या जिस मुल्क में ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में कहीं, वहाँ पे ये सिलसिले चलते रहते हैं। ये कोई एबनॉर्मल बातें नहीं है। ये ठीक है, वो मेरे खिलाफ कोई नोटिस हो गया या मुझे किसी तौहीन अदालत में किसी ने बुला लिया, ये रूटीन है। ये आप के अदारे जो हैं मजबूत होने चाहिए। प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं या कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं किसी से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसको बड़ा नॉर्मल लूंगा और मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है इनसे हमारा सिस्टम टेस्ट होता रहता है। और अगर इसका कोई मुझे तो कोई खदशा नहीं है इससे नुकसान का, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि पार्लियामेंटेरियन जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है या पार्लियामेंट का मेंबर जो है जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। तो ये बड़ी हेल्दी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आपको भी खुश होना चाहिए, मुझे भी खुश होना चाहिए। सर, ये मामला अकाउंटेबिलिटी का नहीं है, उससे आगे बढ़ गया है और ये तनाव और टकराव जो है ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। आप वजीर दिफा के तौर पर आपको नहीं लगता सर कि ये चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं, इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए? मुझे नहीं नजर आ रही, मीडिया को नजर आ रही होंगी, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रही। मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको बताऊंगा, ये तनाव शनाव ये सारी चीजें जो है ना वक्तन फक्तन जो है आपके अदारे और सिस्टम जो है वो चेक होते रहने चाहिए। इससे अदारे जो है मजबूत होते हैं, आपका सिस्टम जो है वो पायदार होता है। सर, मामला सिर्फ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या जुडिशरी के टकराव का जो है वो नहीं है। अब इन्हीं पीटीआई की भी अगर आप बात करें तो तहरीक इंसाफ भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के वाले से काफ़ी सख्त एक नहज पे पहुंच चुकी है, ख़तरनाक नहज पे पहुंच चुकी हैं चीज़ें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGISPR की, उस पर तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त जो है आगे से हिट किया इदारे को भी। खान साहब को ख़त भी लिख रहे हैं, वो बात चली कि खबरें कि वो उन्होंने ख़त को लिखा, आर्मी चीफ या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें भी जो है एक बड़ी ख़तरनाक इंडिकेशन दे रही है जनाब के एक पोलिटिकल पार्टी जो है वो खड़ी हो गई है जनाब रियासत के सामने। नहीं, आप देखें ना कि वो उसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है उसका तजाद आपके सामने है। साथ वो जवाब देते हैं और साथ ही कहते हैं कि हमने गुफ्तगू भी उन्हीं से करनी।
आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, और साथ ही जो है बानी जो है पीटीआई के इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैंने बात करनी है तो डीजी आई से और सीयूएस से, आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने किसी और से बात नहीं करनी। तो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, वक्त लगेगा जो है कि वो सियासी माहौल में या सियासी कुव्वतों से बात करने पे राजी हो जाएं। मैं समझता हूँ ये उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। तो सर फिर ये जो मुज़ाकरात हैं जिनकी बात हम काफ़ी अर्से से सुन रहे हैं, इनका स्टेटस है क्या है सर? कि क्या तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, एंगेज उन्हें कर रही है? चूँकि राना सावला साहब तो यहाँ तक भी कह चुके हैं पिछले हफ्ते कि भाई अगर बातचीत बनती है, मुज़ाकरात पीटीआई करने में संजीदा है तो खान साहब को जेल से बाहर भी ला सकते हैं। तो क्या आप उन्हें एंगेज कर रहे हैं? सीरियस है आप उन्हें एंगेज करने में, या सिर्फ बयानात किया था कि भी आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, करेंगे, आप अमलन कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे? मजबूरी कोई नहीं होती, ये कल्चर है जिसको मुख्तलिफ औकात पे डिनाई करते हैं मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें, जिनमें पीटीआई सर फहरिस्त है, लेकिन क्योंकि वो सियासी कुव्वत नहीं है उस तरह की, मैच्योर पीपल्स पार्टी है या PMLN है, उस तरह की नहीं है, इसलिए वो इन चीज़ों को किसी वक्त मुज़ाकरात जो हैं, अब असेंबली में तकरीबन रोज़ाना मुज़ाकरात हो रहे थे, हमारे स्पीकर साहब के कमरे में मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। मैं आप की विजिट करें स्पीकर साहब के कमरे में, वहाँ पे जो है अगर 20 बंदे बैठे होते हैं उनमें 12 बंदे 14 बंदे पीटीआई के होते हैं। तो ये तो सिलसिला तो ऑलरेडी चल रहा है। ये मैं उधर मेरा ऑफिस भी जो है असेंबली में है, वो पीटीआई को एतराज़ हो गया, शेर अफजल मरवत साहब मुझे मिलने आए, वो मुज़ाकरात तो नहीं थे लेकिन आपस में मिलना जुलना जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स का, चाहे वो किसी भी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, बड़ी अच्छी बात है, जरूर मिलना चाहिए। इससे आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते हैं, रास्ते नहीं होते। सर वैसे मामला ये कि सर आप एक कमेटी भी तो बना सकते हैं। राब्ता मुखबिर हाजी आसिफ साहब से वफाकी वज़ीर दिफा हाजी आसिफ गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना है कि मुज़ाकरात बातचीत हम कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐसी संजीदगी नज़र नहीं आ रही, जो कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। इसी पे प्रोग्राम में एक मुझसे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी और पॉलिसी क्या है, आगे कैसे बढ़ेंगे, तहरीक की तरफ ही देखा जाएगा या मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिशें होंगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक तो शुरू कर रखी है, लेकिन तहरीक जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। मौसर अंदाज में तहरीक जो है वो अपना इम्पैक्ट अभी तक क्रिएट नहीं कर सकी। इसके अलावा मुज़ाकरात की बात करें तो मुज़ाकरात को लेकर भी तहरीक इंसाफ की पॉलिसी जो है उसमें एक कन्फ्यूजन पाई जाती है। कभी ये कहा जाता है कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, सियासी लोगों से मुज़ाकरात करेंगे, सियासी लोगों में ही बातचीत होती है। फिर कभी कहा जाता है कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, बातचीत सिर्फ उनके साथ होगी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का आगे से जवाब आता है जनाब कि हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बातचीत करनी है तो सियासी हुकूमत के साथ करें। तो अब तहरीक इंसाफ आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता देख रही है? क्या पीटीआई जो है वो अदलिया से जो है वो इंसाफ लेकर जो है अपने मसाइल का हल देख रही है, या मुल्की मसाइल का हल देख रही है, या तहरीक की सूरत में तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल करती हुई अपने आप को देख रही है, या फिर जो है यानी तहरीक के अलावा मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो मुफाहमत के ज़रिए मसाइल हल होंगे? इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम पंजोता साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पंजोता साहब ये बताएं कि क्या अब स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ के 3 रास्ते आपके सामने मौजूद हैं? एक है मुफाहमत की जाए हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, दूसरा रास्ता है जनाब के अदलिया से ही इंसाफ ले लिया जाए, तीसरा रास्ता आपके पास तहरीक का है। तो किस ऑप्शन पे ज़्यादा आपका इस वक्त आपकी उम्मीदें हैं, ज़्यादा आपका फोकस है भाई कि यहाँ से ही हमें सारा इंसाफ मिलना है, यहाँ से ही हमारा रास्ता आगे का निकलना है? बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने मौका दिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो फार्म 45 वाले हैं उनके साथ तो किसी सूरत बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने अवाम का मैंडेट चुराया हुआ है, और जिस तरह से उन्हें फार्म 47 के मुताबिक जितवाया, उन्होंने जितवाया है
तो लिहाजा जितवाने वाले कोई और हैं, बनाने वाले कोई और हैं। ये तो एक पपट है ना। अगर आप पंजाब में देखें या इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत देखें या बलूचिस्तान में देखें या सिंध में देखें या GB या JK या जिधर भी आप देखें, ये सारे पपट हैं। तो इनको तो बिठाया गया, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, खान साहब का बड़ा इसके ऊपर क्लियर मौक़िफ़ है। जो हमारी जुमे को मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत ये गलत असर दिया जा रहा है कि हम जो है वो बैठ के कहीं एस्टेब्लिशमेंट के पास चले गए हैं या कोई इस तरह का मामला है। हम तो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहना चाहिए जो आईन पाकिस्तान कहता है, और उनको सियासी मामलात के अंदर या किसी भी मामले के अंदर या जुडिशरी के अंदर कोई भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस का कोई इख्तियार नहीं है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर। और हम ये कहते हैं कि वो अपनी हद तक लिमिट तक रहें। सेकंड बात उन्होंने ये कहा, क्योंकि अगर लिमिट के अंदर ये ना रहे तो आपने देखा कि जिस तरह आपने देखा कि AJK के अंदर लोग सड़कों के ऊपर क्यों निकले, क्यों इनकलाब जो है वहां पर बर्पा हुआ, वो क्या कह रहे हैं, वो किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। वो महंगाई के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने वहां पर रजीम चेंज के जरिए जिस तरह से हुकूमतें लाई, तो जब अवामी हुकूमतें नहीं होती तो फिर इसी तरह इनकलाब आते हैं। और यही सूरत हाल खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में मैं देख रहा हूँ। अब जलसों के हवाले जो शेड्यूल है, इंशाल्लाह हमारा वही लायामल है और हम जलसे करेंगे। जलसों के हवाले से जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मिलकर मुशावरत करके एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा। लेकिन हमें जो हर्डल्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमें जलसा करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। 18 तारीख को हमने जलसे के लिए इस्तदा की हुई थी। खान साहब तो आपको इलेक्शन से पहले से पार्टी को कह रहे हैं भाई आप मुल्क पे बड़े जलसे करें, पंजाब में जलसे करें, आप इस्लामाबाद में जलसा करें, सिंध के अंदर करें, वो जलसे आप लोग कर नहीं पाए। तो खान साहब इस चीज़ पे पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उस पर वो भरम नहीं है यार कि मैं बार बार कह रहा हूँ जलसे करने का, आप जलसे नहीं कर रहे आप लोग। और शेर फजल मरवत भी यही बात करते रहे कि भाई खान साहब ने मुझे कहा जलसा करें, मैं जलसा प्लान करता हूँ, वो पार्टी लीडरशिप जो है वो कैंसिल कर देती है, वो उसे आगे कर देती है। नहीं, देखें बात यह है कि पार्टी पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी के मुताबिक जो पार्टी का डिसीजन होता है, जो पॉलिटिकल कमेटी खान साहब ने बनाई है उसने डिसीजन करना है। मैं इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर मैं कल सिंध पहुंच रहा हूँ, तो ओवरऑल पोजीशन देखनी है कि वहां पर इंतजाम भी करने हैं और स्टेक होल्डर्स को भी इतमाद में भी लेना है, वहां पर अपने लोगों से भी राब्ता करना है। और इधर से भी एक हमने उस चीज को कामयाब करने के लिए हमने भरपूर तरीके से प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में उसको फाइनलाइज करने के लिए कि अच्छा हमारा शो हो जिसके तहत जो है असर जाए जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं, तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से होता है, तो वो डेफिनेटली वही तरीकाकार है। लेकिन हमने ये नहीं है कि हमने किसी जगह के ऊपर रजू नहीं किया या हम चाहते नहीं थे। आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर भी जलसा हुआ, आपने देखा कि हमने फैसलाबाद के अंदर भी रखा, कराची के अंदर भी हुआ। लेकिन ये हमारे ऊपर ही क्यों पाबंदी है? आपने कहीं पे देखा हो? जो जुम्मे को भी खान साहब ने ये बात की, खान साहब ने कहा कि आप हमें बता दें कि केपी के अंदर कहीं पर किसी जमात को जलसे के ऊपर पाबंदी हो, किसी को एहतजाजों के ऊपर पाबंदी हो, किसी के घरों में छापे मारे जा रहे हो। हमारी हुकूमत है ना, तो जब वहां पर किसी को नहीं है तो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फॉर्म 47 की जिन्होंने इनको बनाया हुआ है तो ये पपट है, तो उनके कहने के ऊपर ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लोगों के घरों में छापे भी मरवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फिर जजेस के अंदर ऊपर भी हमला कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। और ये बेचारे जो हैं बेनिफिशियरी हैं, तो इनके तो अपने हल्के जो हैं ये अपनी गली से ना जीत सकें। वो ऑन चौधरी 100 वोट उसने जो है वो अपने हल्के से वो भी नहीं ले सकता, वो अपनी गली से नहीं ले सकता। अब नहीं फिर आगे बढ़ने का रास्ता है क्या? फिर आपने इनसे बात भी नहीं करनी, आपने उनसे बात भी नहीं करनी, तहरीक आपको वो हुकूमत इजाजत देगी तो तब आप जलसा करेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? फिर आपको जुडिशरी पे ही सारा इत्मीनान है भाई, जुडिशरी से ही आपको सारा रिलीफ मिलेगा और उसी से आपके मामला ठीक होंगे। देखिए जुडिशरी के साथ तो हम खड़े हैं, जुडिशरी के साथ पूरी कौम खड़ी है और हम जजेस को सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह वो खड़े हो गए हैं, जिस तरह मुदाखलत के ऊपर उन्होंने आगे से रिएक्शन दिया और वो कह रहे हैं कि हमारे काम में मुदाखलत ना करें। जब उनको कहा जाता है कि ये सर्विलेंस वाले मामले से आप पीछे हटें तो वो तो लेटर लिख देते हैं, वो बताते हैं जी कि देखें जी हमें कह रहे हैं पीछे हटें, हम क्यों हटें? हम जांचना चाहते हैं कि कौन ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, कैसे लीक की जाती है, कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे उसे नशर किया जाता है। कल तक तो आप बड़े बयानात आपके आते थे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब के हवाले से। आज आप पूरी जुडिशरी के साथ जो है खड़े हैं या मखसूस लोगों के साथ आप खड़े हैं? नहीं, हम ओवरऑल जुडिशरी के साथ खड़े हैं। देखिए हम उस कुर्सी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उस कुर्सी के ऊपर किसी भी कुर्सी के ऊपर अगर कोई जज बैठकर गलत फैसले देता है या लोगों को हकूक फराहम नहीं करता तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म होता है और वो आईनी तौर पर हमारा हक है। और अगर आप देखें तो रिसेंटली आपके सामने बहुत सारी मिसालें मिलेंगी
कि वजीराबाद में खान साहब के ऊपर हमला हुआ तो उसके ऊपर ना FIR दर्ज हुई, ना उसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बना। साबिक वजीर आजम के ऊपर हमला होता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की हमारी दरख्वास्त स्टिल पेंडिंग है। आज तक जुडिशल कमीशन जो है 1 साल होने वाला है, नहीं बन सका। धांधली हो गई, मुल्क के अंदर डाका डल गया, फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमतें बन गई, इलेक्शन कमीशन का रवैया, ये सारी सूरत हाल, कोई कमीशन नहीं बना। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर लियाकत चट्टा ने जो है बयान दे दिया है, उसे अगवा किया गया, उसे बयान वापस लिया गया। अनवार काकड़ ने फॉर्म 47 का ताना भी दे दिया कि आपको जितवाया गया, वो सारे रिट्रैक्ट कर गए अपने बयानात से। काकड़ साहब भी पीछे हट गए, वो कह रहे मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वो कमिश्नर साहब भी पीछे हट गए, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मुझे आप सिर्फ ये बता दें, इन चीज़ों पे खड़े होकर तो ज़ाहिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी बेसिस पे तो आपको ज़ाहिर है कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं वो मटीरियल आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके पास क्या ऐसे इकदाम हैं, क्या ऐसी पॉलिसी कि आपने आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी, मौजूदा सूरत हाल से निकलना आपने बाहर, वो तो चले एक मामला रह ही गया। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि आगे के वाले से पार्टी के अंदर जो आपके डिफरेंसेस थे वो अब क्या दूर कर लिए गए हैं, और शेर अफजल मरवत साहब के वाले से अब खान साहब की लेटेस्ट पॉलिसी क्या है? देखिए, पार्टी के अंदर पहली बात तो यह है कि कोई इस तरह के इख्तलाफात नहीं। यहाँ राय के ऊपर जरूर इख्तलाफ होता है, एक दूसरे के साथ हो सकता है कि ये बात आपने क्यों की, या ये नहीं करनी चाहिए थी, या ये ओपन नहीं जाना चाहिए था, इस तरह से नहीं क्रिटिसाइज करना चाहिए था, इस तरह से उस पर नहीं इल्जाम लगाना चाहिए था, या उसका इल्जाम हो कि मेरे ऊपर क्यों बात की गई है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसका हल यही होता है कि आप उस मिल बैठ कर मुशावरा से उसको रिड्रेस करें, और जो काज है मुल्क के लिए, जो काज है जो कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएं। तो इस वक्त सारी PTI जो है वो खान साहब के काज के साथ खड़ी है। उस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर सारे मुतफिक हैं। छोटे मोटे ओहदे के ऊपर या उसको ये बना दी, ये बना दी, ये चलता रहता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब आर्मी चीफ को खत लिखने जा रहे हैं। उस खत के अंदर खान साहब उनको अपने आईनी हदूद वो भी बताएंगे। उस खत के अंदर खान साहब उनको बताएंगे कि आपका जो काम है वो आप वो काम करें, और जो मुल्क के अंदर जारी जुल्म सितम सारा हुआ है, और जो फौज और अवाम के दरमियान जो दरार या एक फासले बढ़ रहे हैं, उसको मिटाएं। और मुल्क को आगे ले जाने के लिए जरूरी है कि आप दायरा इख्तियार के अंदर रहें, जिनको आपने बनाया है, या जो आप मुदाखलत हो रही है सारे सिलसिले को बंद करें। आप देखें कि मुल्क की मैशत कहाँ पर पहुंच गई। अगर आपने मुल्क को स्टेबल करना है तो डेफिनेटली आपको इस मामले के ऊपर सोचना होगा, और अपने आईनी हदूद के अंदर रहकर उसके ऊपर रिव्यू करते उसके अंदर रहना होगा। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, और इंशाल्लाह ताला कब तक खत लिख रहे हैं हाल साहब आर्मी चीफ को? पूरे पंजाब के अंदर जलसों के शेड्यूल के हवाले से हम प्रॉपर प्लान देने जा रहे हैं, और खान साहब की भी हदायत हैं कि उसके ऊपर पूरा प्लान दिया जाए। इंशाल्लाह पंजाब में हमारा ज्यादा जलसों के हवाले से फोकस होगा, और पूरे पंजाब के अंदर जलसे जो है वो जोरों शोर से इंशाल्लाह ताला होंगे। और ये कब तक खान साहब खत लिखने जा रहे हैं आर्मी चीफ को? देखिए, खान साहब खत जो है वो जब मुलाकात के अंदर बात हुई, साफियों ने भी कुछ पुरस्कार तरीके से कहा कि आप बताएं जी कि खत कब लिखने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि वकला के साथ उन्होंने कहा कि मुशावरत करके सारा मशवरा करेंगे, उसके ऊपर पूरी चीजें देखेंगे। लेकिन उस खत के अंदर मैं ये जरूर बता दूं कि किसी तरह से कोई एक जुमला नहीं ये होगा कि अंदर से खत जा रहा है और कहा जाएगा कि जनाब मैं मुझे बिल्कुल बाहर निकालो, या मुझे डील करके, या मैं बिल्कुल जो है ये करना चाहता हूँ, या माफी, या मैं तरले, या कोई मेहनत, या मैं बिल्कुल पाँव पड़ रहा हूँ। बल्कि खान साहब ने कहा है कि हम उनको आईनी हदूद के हवाले से बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर खान साहब ने कहा कि ये जो मुल्क के अंदर एक जो सिलसिला चल रहा है, ये जो मामला चल रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या PTI से लातलकी का ऐलान करता है तो फौरन ही जैसे एक दरवाजे होते हैं ना कि जेल के खुल जाते हैं कि खुल जा सिम सिम तो ये जो है सारी चीजें जो हैं वो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बैठे हुए हैं, तमाम जजेस, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज जो हैं वो ये बार बार कह रहे हैं जनाब के वो जो मैंने नाम भिजवाए थे खसूसी अदालतों के जजेस के, उनको नोटिफाई किया जाए और हुकूमतें ये बताएं ये बताएं आपने पंजाब में जलसों की बात की, हाल साहब तो पंजाब में जलसों के बारे में ये कह चुके हैं कि भाई अगर नहीं मिलती इजाजत आप फिर भी जलसे करें, तो क्या वो वाली स्ट्रेटजी होगी या परमिशन के साथ ही आपने जलसे करने पंजाब के अंदर? आपकी जो तहरीक है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक पंजाब को आप मुतहरिक नहीं करते। KP पूरा आपके साथ खड़ा हो जाए, बेशक निकल भी आएगा, लेकिन आपकी तहरीक कामयाब तब तक नहीं होगी जब तक पंजाब मुतहरिक नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या जलसों से आप कर लेंगे सारा मामला? देखिए, खान साहब ने ऐसा नहीं कहा कि इजाजत नहीं मिलती तो आप जलसे करें। खान साहब ने कहा है कि इजाजत लेकर करें, क्योंकि इजाजत के बगैर आपको पता है कि हमने 9 मई को भी एहतजाज किया। मेरे घर नहीं, पिछला जो हाथ सबका पैगाम था हफ्ता पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा था इजाजत नहीं मिलती फिर भी करें जलसे। आपने बेसिकली जी हफ्ता पहले खान साहब ने ये कहा था कि इजाजत नहीं भी मिलती फिर भी करें जलसे आप। नहीं,
अब उन्होंने कहा है कि जो इत्तेहादी सारे हैं वो आगे लीड करेंगे, पीटीआई सपोर्ट करेगी और जो जलसे हैं वो इजाजत के साथ करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि जब अनाउंस किया जाता है उम्मीदवारों को उठाया जाता है, एमपीएस को उठाया जाता है, वहां पर हमारे जो कारकुन हैं उनको उठाया जाता है, उनके घरों में छापे मारे जाते हैं, तादाद भी कम वो निकलती है और फिर वो प्रोटेस्ट भी नहीं करने देते, जलसा करने भी नहीं देते। अगर जलसा करने नहीं देना तो फिर वो जलसे की अनाउंसमेंट को कोई फायदा नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हम अदालत की प्रोटेक्शन लें और अगर हमें फिर रोका जाता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करके हम रेजिस्टेंस करें और हम उसे कामयाब करें और खान साहब की रिहाई, मैंडेट की वापसी और जो इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती उसमें हम कामयाबी हासिल करें। और ये हाई आप कब तक देख रहे हैं? आपके मुख्तलिफ पार्टी लीडरान मुख्तलिफ महीने मुख्तलिफ तारीखें देते हैं, आपकी क्या कैलकुलेशन है? हाँ, सबको खुद क्या लग रहा है कि वो कब तक बाहर आ जाएंगे? देखें, खान साहब की रिहाई की हद तक अगर बात की जाए तो खान साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मैं किस वक्त आ रहा हूं, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त 2 केसेस हैं खान साहब के जिनमें वो पाबंद सलासल हैं। बीबी साहबाई केस के अंदर पाबंद सलासल हैं, तो वो नेक्स्ट डेट है इद्दत के अंदर 23 तारीख, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर फैसला हो जाएगा और सजा जो है वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि झूठा केस है। और इसी तरह साइफर केस है, उसकी भी समातें 2 हो जाएंगी या 3 हो जाएंगी या 4 हो जाएंगी, तो वो केस तो जो है उसके अंदर जो है वो सजाएं खत्म होने वाली। मीनवाइल अगर जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस वाले 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस में अगर सजा ना होगी तो फिर शायद बाहर आ जाएगा। अगर इसमें सजा होगी तो मामला फिर जो है वो लटक जाएगा। बहुत शुक्रिया नहीं 75 प्रोग्राम में कीमती वक्त। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।